वेलकम गाइस। तो हमारे चैनल पे कॉमेडी वीडियोस तो आप बहुत सारी देख चुके हैं। आज हम एक बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है कैंसर। कि कैंसर कैसे फैलता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, और भी बहुत सारी जानकारी कैंसर के बारे में। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने डॉक्टर, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र डबास जी। नमस्कार ललित, आपके चैनल पे लगातार कॉमेडी मूवी तो देखते रहते हैं हम, पर मुझे नहीं पता था एक दिन हम बैठ के कैंसर के बारे में बात करेंगे। और एक तरह से बेटर आइडिया है क्योंकि हम अपने कैंसर के बारे में आइडिया शेयर कर सकते हैं, जो आज के टाइम की सबसे हम कहते हैं खतरनाक बीमारी है, जिसका कहते हैं लोग बचाव नहीं है, इलाज नहीं है। उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो लोगों तक ये बात जाएगी और लोग इसके बारे में जागरूक रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। डॉक्टर सुरेंद्र डबास जी ने देश में हर टाइप के कैंसर का ट्रीटमेंट किया हुआ है, और जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है रोबोटिक कैंसर सर्जरी, तो उन पे इन्होंने मैक्सिमम केसेस पे काम किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि कैंसर कितने टाइप के होते हैं। ललित भाई, ऐसा है कि कैंसर एक ऐसा वर्ड है, जैसे ही किसी को पता लगता है उसको कैंसर की बीमारी है, तो एक तरह से ये मानसिक और शारीरिक दोनों बीमारी है, एक पूरी फैमिली से इफेक्ट होती है। अब एक जनरल वर्ड है कैंसर, जो नॉर्मल पब्लिक के लिए है, बट कैंसर कितने तरह के होते हैं ये लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। हर कैंसर का इलाज अलग है, हर कैंसर की स्टेज अलग है। लोगों के माइंड में क्या होता है, जैसे ही कैंसर डायग्नोज है उनको एक ही सवाल पूछते हैं कि स्टेज क्या है जी इलाज क्या है जी। हाँ जी। पर हर कैंसर का इलाज अलग है, उनका जानना ज़रूरी है। हर कैंसर की स्टेज अलग है, जानना ज़रूरी है। तो नॉर्मली अगर हम कैंसर के टाइप जानने की कोशिश करें, तो एक तरफ तो हम ब्लड कैंसर ले आते हैं और एक तरफ हम लेते हैं सॉलिड कैंसर्स। सॉलिड कैंसर्स का मतलब है ऑर्गन्स के कैंसर। तो उसमें हम दो तीन डिफरेंट कैटेगरी है। एक कैटेगरी को हम कहते हैं कार्सिनोमा, मीन्स मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर। फिर एक सेकंड वैरायटी होती है सार्कोमा। सार्कोमा मेनली मसल्स के कैंसर को कहते हैं या बोन के कैंसर्स को कहते हैं। सर, जो आपने जो पहले बताया है कि जो गले का कैंसर होता है या जो मुंह का कैंसर होता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं सर? कोई भी कैंसर, अगर मान लो आप मुंह के कैंसर या गले के कैंसर की बात करो, जब भी कैंसर शुरू होता है तो आपके सिम्टम्स नॉर्मली हम कहते हैं कि मिनिमल होते ही नहीं है। तो शुरुआती ऐसे कोई वार्निंग साइंस नॉर्मली कैंसर के होते नहीं, आपको तब पता लगता है थोड़ा सा लेट स्टेज पे चले जाते हो आप। ओके। सो इसमें मान लो हम गले की बात करें, गले में बहुत सारे पार्ट आते हैं हमारे, जैसे वॉइस बॉक्स आता है। तो वॉइस बॉक्स के कैंसर की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारी वॉइस चेंज होनी शुरू होती है। ओके। अगर हम बात करें टॉन्सिल के कैंसर के गले में, तो उसमें या तो हमारे कान में दर्द हो सकता है या खाने पीने में अटकना शुरू होता है कुछ, अच्छा। जब आप खाते हो। अगर हम करें जीभ के कैंसर की बात, तो जीभ के पीछे वाले भाग में होता है, उसमें भी सेम सिम्टम आता है, कभी कान में दर्द होता है, कभी खाने में प्रॉब्लम आती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस साइट पे कैंसर आ रहा है, सिम्टम्स आएंगे, बट सिम्टम्स शुरुआती कभी नहीं है। सिम्टम्स आने के लिए आपको वक्त चाहिए, तब तक आपकी स्टेज सेकंड या थर्ड हो चुकी होती है। और सर, ये कैसे फैलता है? अब जैसे हमारे हरियाणा में लोग हुक्का बहुत पीते हैं, तो क्या हुक्का पीने से कैंसर फैलता है सर? तो देखो, ऐसा है कि नॉर्मली हम जब कैंसर के कॉजेज ढूंढने की शुरू करते हैं, तो सबसे पहला वर्ड आता है स्मोकिंग, कि भी स्मोकिंग से कैंसर होता है। सो फैक्ट भी है, और इसके बारे में ये जानना भी जरूरी है कि नॉन स्मोकर्स को भी कैंसर होता है। अच्छा। सो जो नॉर्मली हम कैंसर की बात करें, कौन कौन सा कैंसर स्मोकिंग से हो सकता है, तो हेड टू टो कोई भी कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड हो सकता है। बट स्मोकर से हर कैंसर के चांस बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्मोकिंग करोगे तो आपको कैंसर पक्का होगा, और स्मोकिंग नहीं करोगे तो कैंसर नहीं होगा। स्मोकिंग माउथ कैंसर से लेके आपके पेशाब की थैली के कैंसर तक सारे कैंसर कोशिश कर सकती है। अगर हम कंपेयर करें स्मोकर और नॉन स्मोकर, तो स्मोकर्स को ज़्यादा चांस होते हैं, नॉन स्मोकर्स को कम होते हैं। स्मोकर्स के ट्रीटमेंट की इफेक्टिविटी कम है, मतलब अगर उसका ट्रीटमेंट करते हो तो दोबारा बीमारी आने का चांस स्मोकर्स को ज़्यादा है, नॉन स्मोकर्स को कम है। और ये जो कैंसर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, ये कैंसर उसी के लिए वर्ड यूज होता है तो कैंसर फैलता है, मीन्स ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ये फैलता है। तो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दोनों ही रिस्क में कैंसर के। स्मोकर्स ज़्यादा है, नॉन स्मोकर्स कम है। तो भाई स्मोकिंग मत करा करो, ठीक से कुछ ना धरा आबादी में। और सर, ये मतलब एक बार अगर कैंसर होता है और वो ठीक हो गया, तो क्या वो कैंसर दोबारा भी मतलब इट कैन कम बैक? हाँ जी, इसको हम बेसिकली अगर बोले रिकरेंस कहते हैं, कि दोबारा होने के चांस।
कोई भी कैंसर ऐसा नहीं है जिसमें हम ये कह दें आपको कि भी हाँ ये दोबारा नहीं होगा। अगर कोई भी डॉक्टर आपको ये कहता है कि मैं इलाज करूंगा और आपका दोबारा कैंसर नहीं आएगा तो सरासर गलत है। हर कैंसर की स्टेज और टाइप के हिसाब से कैंसर दोबारा आने का रिस्क होता है। मान लो मैं बात करूं जो सबसे कॉमन कैंसर हमारे देश में हेड नेक कैंसर और ओरल टंग का कैंसर, अगर मैं स्टेज 1 पे भी ट्रीटमेंट करता हूं तब भी 10 to 20% चांस है कि आपकी बीमारी दोबारा आ सकती है। वो किसको दोबारा आएगी नहीं आएगी, ऐसा हमारे पास अभी फैक्टर्स थोड़े से हैं, उनको हम पैथोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं, जिसमें हम कई सारी चीज़ें स्टडी करते हैं ट्यूमर को निकालने के बाद कि इसको दोबारा आने का चांस ज़्यादा है, इस पेशेंट को हमें और ट्रीटमेंट देना चाहिए ताकि दोबारा ना आए, जैसे रेडिएशन कह लो या टारगेट थेरेपी या कीमोथेरेपी कह लो। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक बार इलाज कर दिया, आपने उस एरिया से ट्यूमर निकाल दिया, दोबारा नहीं आएगा, नहीं दोबारा आ सकता है। इसलिए हर कैंसर पेशेंट को ट्रीटमेंट के साथ साथ फॉलोअप पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप का मकसद है कि आपको टाइम टू टाइम चेकअप होते रहें। अगर आपको बीमारी दोबारा आ रही है तो उसको टाइम पे पकड़ लो। ओके। और सर कुछ लोग तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, और लेकिन कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि होम्योपैथी से इसका ट्रीटमेंट कराएं, तो क्या होम्योपैथी वाला जो ट्रीटमेंट है वो कारगर होता है? मतलब ऐसा है ललित, देखो हमारे देश में मैं ये बोलूँगा 99% लोग होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिसिन या तिब्बतियन मेडिसिन पे विश्वास करते हैं भी कैंसर का वो एक सॉल्यूशन है। बट धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी की तरह यूज़ करते हैं। लोग ट्रीटमेंट भी लेते हैं, बट जब ऑल्टरनेटिव थेरेपी से लोग थक चुके होते हैं या उनसे विश्वास उठ चुका होता है तब लोग इन तरफ भागते हैं। सो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक जो मैकेनिज्म है उनका काम करने का, वो कहते हैं स्लो एक्टिंग मेडिसिन है, वो टाइम लेती हैं। बट कैंसर सेल्स क्या है? फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं। सो ये समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये स्लो एक्टिंग मेडिसिन फास्ट एक्टिंग कैंसर सेल्स में कैसे काम करेंगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपना ट्रीटमेंट लो, आप अपनी इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए या मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए होम्योपैथी आयुर्वेदिक जाना तो जाओ, पर जो आपका बेसिक ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग वहाँ से करनी चाहिए, मतलब हाँ पहले ट्रीटमेंट लेके ना। और सर ये भी कहते हैं कि मतलब लेडीज़ में जेंट्स के मुकाबले ज़्यादा कैंसर है, ये कुछ है क्या? मतलब ऐसा देखो फीमेल में क्या होता है, फीमेल की पॉपुलेशन मान लो हमारे यहाँ 50% है। सो फीमेल में कैंसर के चांसेस ज़्यादा नहीं है, पर फीमेल में जैसे ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस हमारे देश में क्या है, वेस्टर्न पॉपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा है। एंड वी हैव 2 ब्रेस्ट, सो एक ब्रेस्ट पे दूसरी ब्रेस्ट या 2 ओवरी, लेफ्ट एंड राइट एंड यूट्रस। सो फीमेल में हमारे से ऑर्गन्स ज़्यादा है तो उनको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा नहीं है, पर फीमेल में ज़्यादा कैंसर मिलने इसलिए पॉसिबल हो जाते हैं क्योंकि दे हैव मल्टीपल ऑर्गन्स। एंड ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, सर्वाइकल कैंसर पूरे वर्ल्ड में सबसे कॉमन है। तो इसलिए फीमेल्स आपको देखोगे तो आपके डिपार्टमेंट में ज़्यादा आ रही होंगे एज ए कैंसर पेशेंट, बिकॉज ऑफ इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर इज मोर अक्रॉस द वर्ल्ड। और सर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कैंसर से बचा कैसे जा सकता है? ललित, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैंसर से कैसे बचे। इसमें मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको। एक तो आजकल जो लोग सर्च करते हैं वैक्सीनेशन, अभी वैक्सीनेशन हमारे कंट्री में या बाकी देशों में आया है सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर को जो वायरस मेन करता है दैट इज HPV वायरस। और HPV वायरस मेनली के वैक्सीन अवेलेबल है। HPV वायरस पहले इन्फेक्शन करता है, उसको हम कहते हैं एक्यूट इन्फेक्शन, फिर क्रोनिक इन्फेक्शन, फिर वो कैंसर की तरफ प्री कैंसर और कैंसर में कन्वर्ट होता है। ये सोच के वैक्सीनेशन डेवलप की गई कि क्या इस वायरस की इन्फेक्शन को हम रोक दें ताकि कैंसर में कन्वर्ट होने के चांस कम हो जाए। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन अवेलेबल है अक्रॉस द कंट्री। इसकी रिकमेंडेशंस है कि भी मेनली अभी फीमेल में रिकमेंड करते हैं हम कि 15 साल से पहले हम 2 वैक्सीन देते हैं, 15 साल के बाद 3 वैक्सीन देते हैं। और हमें देखा गया कि जो एफिकेसी मीन्स जो इसकी इफेक्टिविटी है 80% चांस है ये इन्फेक्शन को होने से रोक देता है। और अभी हमें लॉन्ग टर्म स्टडी चाहिए, अगर आप इन्फेक्शन को कम कर पा रहे हो तो आप आगे इसको उसमें भी कन्वर्ट मतलब कैंसर होने से बचा सकते हो। ऐसे ही जैसे और वायरस हैं जो इन्फेक्शन करके कैंसर करते हैं, जैसे लीवर कैंसर है। लीवर कैंसर में हेपेटाइटिस B वायरस और C वायरस कहते हैं कि लीवर का इन्फेक्शन करता है, पहले एक्यूट फिर क्रोनिक फिर कैंसर में कन्वर्ट होता है। तो इन वायरस से भी हमें बचाव चाहिए, इनके लिए भी हमें वैक्सीनेशन है हमारे पास।
जो हमारे नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आता है। फिर ये वायरस का इन्फेक्शन होता है, उनके लिए ओरल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है ताकि उस इन्फेक्शन को क्रोनिक उसमें कन्वर्ट ना हो जाए, कैंसर में कन्वर्ट ना होने दे। सर ये जो वैक्सीन आप बता रहे हो, ये बच्चों को दी जाती है कि किसी भी एज में? नहीं, ये मेनली हेपेटाइटिस वैक्सीन तो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में है, जो बच्चों को रेगुलर दी जाती है। और जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन की बात है, वो फीमेल्स में, अनमैरिड फीमेल्स बिफोर एनी सेक्सुअल एक्सपोजर, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव उस टाइम पे। बट आप मैरिड में भी ले सकते हो। मेनली रिकमेंडेशन 9 to 45 ईयर्स, बट मोस्ट इफेक्टिव इज टिल 26 ईयर्स और बिफोर एनी सेक्सुअल एक्सपोजर। अब ये है वैक्सीनेशन। फिर बचाव की बात करते हैं तो एक वर्ड हम यूज करते हैं, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो अपने शरीर को जाके चेक कराए कि क्या शरीर में कहीं कोई ऐसी चीज लक्षण आ रहे हैं या शुरू हो रहा है कि भी कैंसर में बाद में डेवलप हो जाए। तो इस स्क्रीनिंग में अगर मैं कॉमनली बात करूं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, जो सबसे कॉमन कैंसर आज के टाइम में फीमेल्स में, आपको 50 ईयर्स पे सिंपल एक टेस्ट ये होता है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्लस मैमोग्राफी। मैमोग्राफी इज एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। और 80% ब्रेस्ट कैंसर्स को आप डेवलप होने से पहले पकड़ सकते हो अगर मैमोग्राफी हर साल में कराओ 50 साल के बाद। ओके। सेम सर्वाइकल कैंसर है, जिसमें आपको सिंपल एक पेप स्मीयर करना है। पेप स्मीयर बहुत सिंपल टेस्ट है, रूटीनली अवेलेबल है, हर गायनेकोलॉजिस्ट को करना आता है। उसमें आपको 21 ईयर्स पे किया, फिर 3 साल बाद किया, फिर 3 साल बाद किया, उससे भी आप 80% ऑफ इन्फेक्शन और कैंसर कन्वर्ट होने से बचा सकते हो। तो ये इसको कहते हैं स्क्रीनिंग, मीन्स कैंसर होने से पहले उसको डिटेक्ट किया जाए, ना कि सिम्टम्स के साथ आप आओ। तो ऐसे ही हर कैंसर की स्क्रीनिंग गाइडलाइंस है। ओरल कैंसर्स की अलग है, कोलोरेक्टल कैंसर में टट्टी के रास्ते और बड़ी आंत के कैंसर की स्क्रीनिंग अलग है, और लंग कैंसर की स्क्रीनिंग अलग है। तो अगर हम फोकस करें इंडिविजुअली कि भी हम स्क्रीनिंग कराएंगे, सो जो सिनेरियो यूएस में है जहां 70% लोग अर्ली स्टेज पे पकड़ में आते हैं, उसको हम अपने देश में भी पकड़ सकते हैं अगर हम फोकस करें तो। हेल्थ हम क्या करते हैं, हम कहते तो है कि भाई यूएस में ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वहां पे अर्ली स्टेज में पकड़े जाओगे तो ट्रीटमेंट भी बेटर होगा। पर हमारे यहाँ 70 to 90% लोग एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज में आपका ट्रीटमेंट भी बढ़ गया, आपका खर्चा भी बढ़ गया, और आपकी सक्सेस रेट बिल्कुल कम हो गई। फिर आप कहते हो कि हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। तो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स की नहीं है, पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके शरीर की आपकी है कि आप रेगुलर चेक कराओ। हाँ जी भाई, टेस्ट करवाया करो रे। और अपनी मम्मी, दादी, चाची जो भी 50 साल से ऊपर हैं, उनका जैसे वो सर ने बताया कि उनको रेगुलर चेकअप चाहिए, ब्रेस्ट का, सर्वाइकल कैंसर के लिए, और मेल्स के लिए प्रोस्टेट कैंसर लगा लो या बड़ी आंत का कैंसर लगा लो। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेरेंट्स सबसे वैल्यूएबल चीज़ है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। और जितना जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा ना सर? अच्छा ट्रीटमेंट भी, कम ट्रीटमेंट होगा, खर्चा भी कम आता है, जो कहने वाली बात है। हाँ जी सर। आपने कंट्री में सबसे ज़्यादा रोबोटिक कैंसर सर्जरी करी है, तो ये क्या होती है? मतलब जैसे अगर हम यूँ पूछे कि ये कैसे रोबोट करता है कि डॉक्टर करता है, क्या होती है? ललित, ज़्यादातर पेशेंट हमसे आपके यही पूछते हैं कि भाई सर ये रोबोटिक सर्जरी आप करोगे या रोबोट करेगा? तो रोबोट गलती तो नहीं कर देगा। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली ये मानो इसको हम कहते हैं मास्टर स्लेव टेक्नोलॉजी। मास्टर स्लेव का मतलब है कि मास्टर इज सर्जन और स्लेव है रोबोट। सो जैसे हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं ना, पेट में दूरबीन डाल के, ऐसे ही रोबोटिक सिस्टम है जो आप पेट में दूरबीन डालते हो, इंस्ट्रूमेंट डालते हो, और फिर सर्जन थोड़ा दूर बैठ के उसे कंप्यूटराइज सिस्टम से हैंडल करता है। अब इसमें और लेप्रोस्कोपी सर्जरी में डिफरेंस क्या है? जब आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हो तो सर्जन वहीं खड़ा रहता है पेशेंट के साथ, और खाली अपने हाथ यूज कर सकते हो। 2 ही हाथ है हमारे पास, 2 इंस्ट्रूमेंट हैंडल कर सकते हो। बट आप जब रोबोटिक सर्जरी करते हो तो आपके 4 इंस्ट्रूमेंट एक सर्जन हैंडल कर सकता है। 4 कैसे? आप पैर से भी हैंडल कर सकते हो, आप हाथ से भी हैंडल कर सकते हो। तो ये टोटली एक वेल कंट्रोल सिस्टम हो जाता है जिसमें सारी चीज सर्जन के कंट्रोल में। आपको दिखता बहुत अच्छा है। दिखता मीन्स वो 3 डायमेंशनल सर्जरी कहते हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं 2D, 3D, 4D या 5D की बात करते हैं, ऐसी सर्जरी में भी हम पहले 2D की बात, हमारी जो आई विजन है बाइनोकुलर, वो 2D है। पर जैसे हम रोबोटिक सिस्टम पे गए तो वहां हमें 3D व्यू दिखता है। 3D व्यू दिखेगा तो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। उसको हम कहते हैं डेप्थ परसेप्शन। इस मीन्स आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई देंगी। आपको ये पता है ये स्ट्रक्चर कहाँ जा रही है, किसको बचाना है, किसको नहीं बचाना है।
तो उसके बेस पे वेल कंट्रोल और प्रिसाइज सर्जरी हो गई। कैमरा 10 गुना बड़ा दिखाता है तो आपको सारी चीज़ अच्छी दिखती हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट आपके कंट्रोल में है, तो इसलिए रिस्क ऑफ सर्जरी, जो लोग डरते हैं कि सारी मतलब सर्जरी में रिस्क हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा, वो चीज़ें सारी रोबोटिक सर्जरी में कम हो जाती हैं। तो मीन्स सर्जरी सर्जन ही करता है, पर एक ऐसे सिस्टम पे बैठ के करता है जो टोटली सर्जन के कंट्रोल में है। और अगर मैं उस सिस्टम पे बैठा हूँ और मेरे अगर हाथ भी कांपने लगे या मुझे छींक आ जाए तो वो हाथ का कंपन पेशेंट पे नहीं जाएगा। अगर मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करता हूँ और मेरे हाथ कांपने लगे, मैं थक गया, मसल्स दर्द कर रही हैं, तो वो चीज़ अंदर हमें हाथ कांपेंगे, मेरी थकावट दिखेगी वहाँ पे। पर रोबोटिक सर्जरी में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम से मेरी मूवमेंट पेशेंट पे जा रही है रोबोट से। तो इसलिए ये सेफ सर्जरी बन जाती है। और पर मैं फिर ये कहूँगा, सेफ सर्जरी उस सर्जन के हाथ में है जिसको रोबोटिक सिस्टम पे काम करने का एक्सपीरियंस है। जो सीखना चाहता है फिर ये सेफ नहीं है। एनी सर्जरी चाहे ओपन है, लेप्रोस्कोपिक है, रोबोटिक है, इट शुड बी डन बाय ए ट्रेन्ड सर्जन जो उसमें एक्सपीरियंस्ड हो। और सर ये किस टाइप के कैंसर के लिए यूज होती है कि वो सब टाइप के कैंसर में यूज कर सकते हैं? अब इसमें ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रोबोटिक सर्जरी आप कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो। सो हमेशा सर्जरी की भी इंडिकेशन होती है। आप हर कैंसर में सर्जरी नहीं कर सकते। कुछ कैंसर्स में हम पहले रेडिएशन देते हैं फिर सर्जरी करते हैं, कुछ कैंसर्स में हम डायरेक्टली सर्जरी भी करते हैं। सो उसकी इंडिकेशन होती है। एक मान लो पेट में कोई 20 सेंटीमीटर का ट्यूमर है और आप कहें मैं रोबोटिक सर्जरी करूंगा इसकी, पर वो निकालना तो भारी पड़ेगा ना, कट तो आपको देना पड़ेगा ना। तो उसमें आप रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज कैसे हुआ? फिर रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वहाँ भी ट्यूमर छोटा है, मिनिमम आपको कट देना है। अगर आप ओपन सर्जरी हो तो बड़ा कट देते हो, रोबोटिक सर्जरी में आपका कट छोटा होगा, रिकवरी फास्ट होगी, ब्लड लॉस नहीं होगा, आप घर जल्दी चले जाओगे। वो एडवांटेज है रोबोटिक सर्जरी की। तो एक सर्जन को पता होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। इस रोबोटिक सिस्टम को आप हेड नेक सर्जरी में भी यूज़ कर सकते हो, मुंह के कैंसर, गले के कैंसर, फिर फूड पाइप का कैंसर, लंग्स का कैंसर, फिर आप पेट के कैंसर्स भी, गायनी कैंसर्स भी जिसमें यूट्रस कैंसर कॉमन है, या प्रोस्टेट कैंसर जो यूरोलॉजी से, या किडनी कैंसर्स। सो कैंसर्स में यूज़ कर सकते हो, बट इंडिकेशंस सर्जन को पता होनी चाहिए कि वो ठीक पेशेंट पे ठीक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। और सर आजकल जैसे कोरोना की वैक्सीन चल रही है, तो क्या कोई कैंसर पेशेंट दे शुड टेक द वैक्सीन, उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? सो सर्जरी से और वैक्सीनेशन का कोई डिफरेंस नहीं है। हम अपने कैंसर पेशेंट जिनको सर्जरी की रिक्वायरमेंट उनको कहते हैं वैक्सीनेशन ले लो। वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट सबको अलग अलग हैं, पर एक कीमोथेरेपी के दौरान हम थोड़ा सा मना करते हैं कि कीमोथेरेपी अभी रिसेंटली लगी है तो थोड़ा सा पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्राइज मीन्स इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है, उसमें मना करते हैं। अदरवाइज वैक्सीन का और कैंसर का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, आप वैक्सीन लगवा सकते हो। और सर क्या ये डर है कि किसी को कोरोना हो तो उसको कैंसर ज़्यादा चोट पहुंचाएगा या ऐसा कुछ? नहीं ललित, ऐसा नहीं है कि कैंसर ज़्यादा चोट पहुंचाएगा, पर यह है कि कोरोना ने हमें कितना साइड इफेक्ट डाला हुआ वो बहुत ज़रूरी है। कैंसर की ग्रोथ होगी। अगर आप आज ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे, डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, कि आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया, कोविड के दौरान सर्जरी नहीं कर सकते, तो कैंसर डज नॉट वेट, स्टेज विल अपग्रेड। आज स्टेज 1 है, हो सकता है स्टेज 2 महीने में स्टेज 2 हो जाए। बट कोविड की वजह से सिचुएशन क्या हो गई है कि भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते कैंसर के लिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कोविड हो जाएगा। बट मैं कहता कोविड से ज़्यादा डेथ हमारे देश में कैंसर से होती है। हाँ जी। सो इसलिए ड्यूरिंग कोविड टाइम यस प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ ये डर के हॉस्पिटल ना जाएं कि मुझे कोविड से प्रॉब्लम है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मुझे कोविड हो जाएगा। कोविड से ज़्यादा डेंजरस कैंसर है। कैंसर का रेगुलर चेकअप आपको चाहिए, ट्रीटमेंट भी चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसकी वजह से लेट ना करें। कैंसर ट्रीटमेंट और कोरोना ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग है, पर हम भी ये सावधानी रखते हैं कि अगर आपको कोरोना हुआ तो उस टाइम कैंसर के ट्रीटमेंट थोड़ा डिले करें। अगर हम उस टाइम ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का तो आपके साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस आने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो हम 2 या 3 वीक का गैप लेते हैं उस चीज़ में। थैंक यू सर, आप हमें इतनी बढ़िया जानकारी दे रहे हो। अब सर ये बताओ, आपने हमारी कौन कौन सी वीडियो देखी है? देखते हो आप वीडियोस हमारी? ललित, तुम्हारी वीडियो तो मैं पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ। पर लेटेस्ट जो मैंने देखी है वो यूएस वाली जो घर लिया है, अच्छा, माता जी को तुमने फ्रैक्चर करवाया हुआ। वो नितिन ने दौड़ लगा रही थी। वो देखा, वो साइकिलिंग का, फिर दौड़ चल रही है बच्ची की और माँ की, मतलब माता श्री की हमारी। तो वो वीडियो फिर वो घर
मतलब इतना सुंदर घर, मतलब बर्फ और घर, मतलब अरे जरूर। मैं मतलब सारी वीडियो देखता हूँ। अच्छा जी। और ये मान लो जब आपको लाइट होना था ना, आप देखो एक जो मेडिकल फील्ड है ना, हाँ जी प्रेशर का फील्ड है, खासकर कोविड टाइम में तो प्रेशराइज हो गए हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें लाइट अगर आपको होना है ना, तो मैं ये मानो चाहे मैं दिन में 1 बार या 2 बार देखता हूँ कि भी थोड़ा लाइट हो जाओ ताकि शरीर में थोड़ा ब्लड प्रेशर बना रहे और आप काम करते रहो। हरियाणवी समझ आती है आपको? कहाँ से हो सर आप वैसे? मेरा जो गांव है ना बेसिकली दिल्ली के पेरिफेरी में है, लाडपुर गांव है, ये कंझावला क्षेत्र में पड़ता है। ओके ओके। तो सारे हरियाणवी है। अच्छा अच्छा। नाम दिल्ली का, जैसे आपका भी हम भी सारे वो बिचाऊ गांव बेचाओ गाँव के। आ गया दिल्ली में, पर सारे लोग कहते भी हरियाणवी है। मैं तो कहता भी हरियाणवी का, लोगों को दिक्कत नहीं है। हाँ सही बात है जी। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। एक बार लास्ट में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे कि कैंसर से कैसे क्या मैसेज देना चाहोगे सर? ललित, मेरा मैसेज ये है कि भी जो कैंसर एक बीमारी ऐसी है कि मैं मानता हूँ कि मानसिक और शारीरिक दोनों बीमारी है, पर मानसिक तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कैंसर किसी को भी हो सकता है। कैंसर क्योरेबल है अगर हम इसको अर्ली स्टेज पे पकड़ लेते हैं। तो ट्रीटमेंट से भागना नहीं है, ट्रीटमेंट को पॉजिटिवली आपको हैंडल करना है। अगर फैमिली मेम्बर्स को होता है या खुद को होता है तो आप उनके मोटिवेशनल सपोर्ट बनो, और आप कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ साथ अपने आप को बिजी रखो ताकि आपके अंदर नेगेटिविटी ना आए। आप उस पॉजिटिविटी को कैसे लाओगे? आप किसी को फॉलो करते हो, लाइक ललित भाई को फॉलो करते हो, वीडियोस देखते हो, तो एटलीस्ट आप मोटिवेटेड रहते हो अंदर से कि भी हाँ मैं ठीक हूँ। अदरवाइज खाली बैठे बैठे लगता है यार मैं तो खाली बैठा हूँ, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। सो इस बीमारी में भी आप उस बीमारी को मैं कहना चाहूंगा कि कॉमेडी की तरह झेल जाओ यार, देख हुई है बीमारी, मानते हैं, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, हाँ, पर नेगेटिव होके नहीं। हम मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं सर ऐसे ना, मतलब जैसे कि जब मेरे को कैंसर हुआ था या मेरी दादी को हुआ था, वो आपकी वीडियोस देखती थी। ये सोच के बहुत अच्छा लगता है सर कि मतलब हम भी कुछ कर पा रहे हैं। आप तो कर ट्रीटमेंट ही कर रहे हो, सबसे ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ साइकोलॉजी आदमी की अगर पॉजिटिव ड्यूरिंग ट्रीटमेंट नहीं है ना, सो आप अगर डिप्रेस हो रहे हो जी जी, तो ये पक्का है कि आपको दोबारा होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके जो खुद के सेल्स हैं वो डिप्रेस्ड हो गए हैं यार। जी जी। और आपके पास जो लाइफ है, मान लो कैंसर हुआ, ट्रीटमेंट हुआ और आप डिप्रेस हुए, तो आपके पास जो टाइम भी है कि आपको 2 साल या 3 साल, वो भी आप ऐसे ही निकाल देते हो। तो लाइफ इज टू लिव। जी जी बिल्कुल। तो वो लोगों को समझना जरूरी है। थैंक यू सर। और भाई ये जो अच्छी अच्छी जानकारी आज मिली है, इस वीडियो को शेयर करो, अपने यार दोस्तों फैमिली सबको दिखाओ कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।